हेलो दोस्तों, एसएस लोकर्स एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सबको 12th क्लास हिंदी बुक का एक नया अध्याय पाठ 8 पाठ का नाम उषा है। तो आज मैं इस पाठ का हिंदी अर्थ, कवि के बारे में, साथ ही इसी वीडियो में मैं आप सबको इस पाठ का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बताने वाला हूँ। तो आज मैं एक ही वीडियो में पूरा पाठ को ख़त्म करने वाला हूँ। तो आप सभी लोग आखिरी तक जो है इस वीडियो को जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पाठ पढ़ने से पहले कवि के बारे में जानेंगे। पाठ का नाम उषा है, जिसके कवि शमशेर बहादुर सिंह है। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 13 जनवरी 1911 ईस्वी को हुआ था और इनका निधन 1993 ईस्वी में हुआ था। निधन कहाँ हुआ था इनका? तो अहमदाबाद में जो है इनका निधन हुआ था। ये याद रखिएगा आप सभी लोग कि अहमदाबाद में जो है इनका निधन हुआ था। और अगर इनके जन्म स्थान की बात करेंगे तो जन्म देहरादून उत्तराखंड में इनका जन्म हुआ था। माता का नाम प्रभुदेवी था और पिता का नाम तारिक सिंह था। पिता कलेक्ट्रेट में रीडर और साहित्य प्रेमी के रूप में कार्य करते थे। मतलब ये साहित्य प्रेमी थे और कलेक्ट्रेट में जो है रीडर का काम करते थे। रीडर यानी पढ़ने का। शिक्षा की बात करेंगे तो 1928 ईस्वी में शमशेर बहादुर सिंह हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त किए। 1931 में इंटर पास किए। 1933 में बीए इलाहाबाद से किए और 1938 में एमए पूर्वार्ध अंग्रेजी विषय से किए थे और आगे पढ़ाई न चल सकी। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 1928 में ये मैट्रिक पास कर लिए। उसके 2 वर्ष बाद जो है तीसरे वर्ष यानी 1931 में अपना इंटर कंप्लीट कर लिए और बीए जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से जो है इलाहाबाद से 1933 में बीए किए और 1938 में एमए कर रहे थे। एमए कर रहे थे तो एमए 2 वर्ष का होता है, तो 1 वर्ष तक एमए किया और उसके बाद अपना पढ़ाई जो है अधूरा छोड़ दिए। एमए किस विषय से किए? तो याद रखिएगा आप सभी लोग की अंग्रेजी विषय से ये एमए कर रहे थे। इसके बाद कहा जा रहा है इनके पारिवारिक जीवन के बारे में कि 1929 में धर्म देवी से इनका विवाह हुआ था। उसके बाद 1933 में पत्नी की मृत्यु, फिर परिवार विहीन अनिश्चय जीवन। यानी कि इनके जो पहले तो माता का निधन हो गया जब ये 8 वर्ष के थे, तब 8 वर्ष की उम्र में इनके माता का भी निधन हो गया था, प्रभुदेवी का जो इनकी माता थी। और कहा जा रहा है कि 1929 में इनका विवाह हो गया था। मतलब बहुत कम ही समय में जो है इनका विवाह हो गया था और विवाह के करीब 4 वर्षों बाद जो है 1933 में इनकी पत्नी का मृत्यु हो गया और फिर उसके बाद अपना परिवार से ये विहीन हो गए और अपना अनिश्चय जीवन जीने लगे, यानी परिवार से अलग होकर के। इसके बाद इन्होंने क्या किया कि जब बड़े हो गए तो कई जगहों पे इन्होंने काम भी किया, जिसमें कहा जा रहा है कि रूपाब कहानी हो गया, माया, नया, पथ एवं मनोहर कहानियों के संपादक कार्य से जुड़े, उर्दू हिंदी कोश का भी संपादन किए। और उसके बाद कहा जा रहा है कि 1981 से 1985 तक प्रेमचंद्र सृजन पीठ विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के अध्यक्ष भी रहे। यानी इनका काम जो अलग अलग कहानियां थी उनके संपादक के रूप में इन्होंने काम किया। उसके बाद जो उर्दू हिंदी कोश का भी इन्होंने संपादन किया और फिर 1981 से 85 तक जो है ये प्रेमचंद्र सृजन पीठ विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में यह अध्यक्ष के रूप में काम किए थे। इसके बाद ये 1978 में सोवियत रूस की यात्रा किए, मतलब सोवियत रूस गए थे 1978 ईस्वी में। तो ये भी याद रखिएगा आप सब लोग, ये पूछा जाता है प्रश्न कि जो हमारे शमशेर बहादुर सिंह है वो सोवियत रूस की यात्रा कब किए? तो 1978 ईस्वी में सोवियत रूस की यात्रा किए थे। इसके बाद इनकी कृतियों की बात करेंगे तो कृतियां कौन कौन सी है? तो 1932 से 1933 में लिखना शुरू किए थे ये पहली बार। उसके बाद कहा जा रहा है कि दूसरा सप्तक 1951 में, कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं महाकविताएं नहीं है, कुछ और कविताएं, चुका भी नहीं हूं मैं, इतने पास अपने, उदिता, बात बोलेगी काल तुझसे होड़ है मेरी, टूटी हुई बिखरी हुई, कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूं सुकून की तलाश। ये सभी इनके क्या थी? रचनाएं थी। सुकून की तलाश याद रखना है कि सुकून की तलाश क्या है? तो ये गजल था इनका। सुकून का तलाश क्या है? तो ये इनका गजल था और बाकी और रचनाएं इनकी क्या थी? तो ये सभी कविताएं हैं।
प्रतिनिधि कविताएं, यानी जितने भी रचनाओं का मैंने अभी नाम पढ़ा ये सभी इनकी कविताएं थी। और कुछ इन्होंने डायरिया, विविध प्रकार के निबंध और आलोचना भी फुटकर रूप से प्रकाशित हुई थी। कहने का मतलब ये हुआ कि मैंने जितना भी रचनाओं का नाम पढ़ा ये सभी रचनाएं जो है कविताएं थी इनकी। और सुकून की तलाश जो एकमात्र रचना है वो क्या था, तो इनका गजल था। ये पूछा जाता है एग्जाम में कि सुकून की तलाश कैसी रचना है, तो सुकून की तलाश क्या है, तो एक गजल है। तो ये ध्यान में रखना है हमें। और ये भी बात याद रखना है हमें कि जो हमारे शमशेर बहादुर सिंह थे इनको 2 सम्मान दिया गया था, एक साहित्य अकादमी पुरस्कार और दूसरा कबीर सम्मान। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया, तो 1977 में, 1977 में, 1977 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। ठीक, साहित्य अकादमिक पुरस्कार। और उसके बाद जो है 1989 में, 1989 में इनको जो है कबीर सम्मान से सम्मानित किया गया था। 1989 में कबीर सम्मान और 1977 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। अब हम लोग पाठ पढ़ने से पहले कुछ और पाठ के बारे में समझेंगे। पाठ का नाम उषा है। ये उषा पाठ जो हमारा प्राकृतिक सौंदर्य से संबंधित, इसमें पाठों की चर्चा की गई है, मतलब कि प्रकृति की सौंदर्यता के बारे में इसमें वर्णन किया गया है, बताया गया है। कहा जा रहा है यहाँ पे कि यहाँ उनको प्रसिद्ध कविता, यहाँ उनकी प्रसिद्ध कविता उषा संकलित है, जिसमें उन्होंने उषा का गतिशील चित्रण बिंबों द्वारा प्रस्तुत किया है। यह चित्र एक प्रभाववादी चित्रक की तरह किया गया है। प्रभाववादी चित्रकार वस्तुतः या दृश्य के मन और संवेदना पर पड़े प्रभावों का उनके विशिष्ट रंग रेखाओं के सहारे चित्रण करता है। उषा एक जादू है जिसमें विमुग्ध तल्लीन कवि दृष्टि उसके साथ साथ बढ़ती और उसे सजग इंद्रिय बोध और मानस में जज्ब करती रहती है। कविता का समापन इस जादू से गुजरते हुए बाहर निकल आने पर होता है। उषा के साथ साथ क्रमशः चलती या यात्रा एक संतृप्त कर सौंदर्य यात्रा हो जाती है। मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो यह पाठ है उषा, ये प्राकृतिक सौंदर्य से संबंधित पाठ है, जिसमें कवि ने जो है कई चित्रों और बिंबों के माध्यम से जो है हमें मतलब उषा की सुंदरता के बारे में बताने का चाहा है। और ये भी बताते हैं कि उषा का जादू कब टूटता है, जब सूर्योदय पूरा निकल जाता है। ठीक, और उसका मतलब कि टूटने या समाप्त होना कब होता है, कि जब सूर्य पूरा बाहर निकल जाता है और उसकी लालिमा जब समाप्त हो जाती है और पूरा मतलब कि संसार में जो है सूर्य निकल जाता है पूरा तरीके से, तो जादू उषा का टूट जाता है। तो उसको भी यहाँ पे इस पाठ में जो है कवि ने बताया है। तो हम एक एक लाइन बाय लाइन जो है अब पाठ के अर्थ को हम लोग समझेंगे। तो ये हमारा कवि परिचय पाठ के बारे में था। अब पाठ का हम लोग भावार्थ अच्छे से देखेंगे। सबसे पहले कहा जा रहा है कि प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे भोर का नभ, राग से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। अभी गीला पड़ा है, ये क्या है, ये भाव है। ये भाव बताया गया है कि जैसे गाँव के घर में आंगन उंगन लिपा जाता था, चौका लिपा जाता था तो गीला रहता था, तो वैसे ही बताया जा रहा है कि प्रातः काल का जो नभ है वो नीले शंख के जैसा है, नीले शंख के समान है। और भोर का नभ मतलब भोर का नभ, प्रातः काल का नभ ऐसा लग रहा है वो जैसे कि नीला शंख होता है, उस नीले शंख के समान जो है भोर का आकाश है। राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। जैसे राख से हम लोग चौका को सुबह सवेरे जो आंगन होता था गांव का, उसको राख से हम लोग लिपते थे, तो वैसा ही हमारा जो है भोर का नभ, भोर का आकाश दिखाई दे रहा है, प्रतीत हो रहा है। फिर कहा जा रहा है कि बहुत काली सील जरा सी लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। मतलब कि बहुत काली सील, काला सील जो काला पत्थर है उस पे जो है हमारा आकाश ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे लाल सील पर जो है लाल केसर को जो है मल दिया गया हो। मान लो कि काला पत्थर हो गया, ये काला पत्थर हो गया और इस पे हम अगर लाल केसर को मल दे रहे हैं तो ये अलग विचित्र चित्रण प्रस्तुत करेगा। तो वैसे ही हमारा जो है भोर का नभ को कहा जा रहा है कि जैसे भोर का नभ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे काले पत्थर पर जो है लाल केसर को मल करके धोल दिया गया हो, ऐसा लग रहा है हमारा भोर का नभ। फिर कहते हैं कि स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने। मतलब स्लेट पर, जैसे हम लोग स्लेट होता है, स्लेट पर हम लोग चौक से लिखते हैं, तो लाल खड़िया चौक से जैसे हम स्लेट पे लिखते हैं, तो वैसे ही आकाश भी प्रतीत हो रहा है कि जैसे स्लेट जो काले रंग का बादल या आकाश है उसमें जो है मतलब कि लाल लाल सूर्य की किरणें जो है निकल रही हैं बाहर। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे स्लेट पर जो है किसी ने लाल खड़िया चक को मल दिया हो। फिर कहते हैं कवि कि नील जल में या किसी की
नील जल में मतलब कि नीले जल में, जो नीले आकाश को जो नीले जल से तुलना किया गया है कि नीले आकाश अर्थात नीले जल में या किसी की गोर झिलमिल देह जो है जैसे हिल रही हो और जादू टूटता इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। यानी कि कहा जा रहा है यहाँ की नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्रातः काल का नभ कि जैसे नीले जल में जो है कोई सुंदर स्त्री जो है नहा करके बाहर निकल रही है, अपने गोरे शरीर को जो है शरीर को बाहर निकाल रही है और हिलती मचलती हुई वो बाहर निकल रही है। तो वैसे ही हमारे नीले आकाश में जो है नीले जल में यानी नीले आकाश में सूर्य भी जो है हिलता मचलता हुआ जो है वो बाहर निकल रहा है और जादू टूटता इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। और फिर उसके बाद जो है इस उषा की जो सौंदर्यता है वो टूट जाती है, उषा की सौंदर्यता वो समाप्त हो जाती है, टूट जाती है और फिर सूर्योदय होता है। यानी उषा प्रातः काल की जो लालिमा थी और नीलिमा थी वो दोनों एक दूसरे में मिल जाती है और फिर इनका जादू जो टूट जाता है और सूर्योदय हो जाता है। तो प्रातः काल का नभ पहले क्या होता है कि लाली लिए होता है और धीरे धीरे जो सूर्य बाहर निकलता है तो उसकी तुलना किया गया कि जैसे कोई सुंदर स्त्री नहा करके नीले जल से बाहर निकलती है वैसे ही सूर्य भी जो है नीले आसमान में जो है हिलता मचलता हुआ वो बाहर निकल रहा है। और जब ये पूर्ण रूप से निकल जाता है तो सूर्य की जो लालिमा और नीलिमा वो दोनों समाप्त हो जाती है और फिर उसके बाद जो है सूर्योदय हो जाता है। तो उषा का जादू जो इस प्रकार टूटता है। तो यह हमारा पाठ का अर्थ था। अब पाठ का अर्थ हमने समझ लिया। आगे जो हम लोग अब इस पाठ का वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे। तो अभी हम लोग ध्यान से एक एक क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या कहा जा रहा है। टोटल यहाँ पे 16 प्रश्न है और 16 प्रश्न कराने के बाद आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि कितना प्रश्न आपने सही सही हल किया। तो पहला नंबर प्रश्न है हमारा कि उषा शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है। उषा शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है। तो उषा शीर्षक कविता के कवि शमशेर बहादुर सिंह है। अभी हम लोग पढ़े इसी चीज को कि उषा पाठ के कवि कौन है, तो शमशेर बहादुर सिंह है। तो पहला नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। दूसरा नंबर प्रश्न हमारा ऑब्जेक्टिव है कि उषा कविता किस प्रकार की है। तो उषा कविता किस प्रकार की है, तो मैंने अभी आप सभी लोगों को बताया कि यह कविता किससे संबंधित है, तो प्राकृतिक सौंदर्य से। तो दूसरा नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा तीसरा नंबर है कि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था। प्रश्न कह रहा है कि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था। तो कब इनका जन्म हुआ था, तो अभी हम लोग कवि परिचय में भी पढ़े कि इनका जन्म 13 जनवरी 1911 ईस्वी को हुआ था। कहां पर, तो देहरादून उत्तराखंड में इनका जन्म हुआ था। तो तीसरा नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न चौथा नंबर है हमारा, शमशेर बहादुर सिंह के माता पिता का क्या नाम था। तो शमशेर बहादुर सिंह के माता पिता का नाम प्रभुदेई और पिता का नाम तारिफ सिंह था। माता का नाम प्रभुदेई और पिता का नाम तारिफ सिंह था। तो चौथा नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न पांचवा नंबर है हमारा, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। तो शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो अभी हम लोग पढ़े थे कवि परिचय में कि देहरादून उत्तराखंड में जो इनका जन्म हुआ था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन छठा नंबर है हमारा, शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम क्या था। शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम ऑप्शन नंबर ए दे रहा है सुशीला देवी, ऑप्शन नंबर बी धर्म देवी, ऑप्शन नंबर सी धर्मशीला देवी, ऑप्शन नंबर डी विनीता देवी। तो शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम क्या था, तो धर्म देवी था। पत्नी का नाम धर्म देवी था। तो हमारा छठा नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन सातवां नंबर है कि शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का निधन कब हुआ। पत्नी का निधन कब हुआ, तो 1933 ईस्वी में इनकी पत्नी का निधन हो गया था। हालांकि इनका विवाह कब हुआ था, तो 1929 ईस्वी में। 1929 ईस्वी में इनका विवाह हुआ था और 1933 ईस्वी में इनकी पत्नी का निधन हो गया था। तो इसका सही उत्तर सातवां नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन हमारा आठवां नंबर है कि शमशेर ने रूस की यात्रा कब की। यानी शमशेर बहादुर सिंह सोवियत रूस की यात्रा कब किए थे, 1978 में, 1979 में, 1980 में, 1981 में। कब किए थे सोवियत रूस की यात्रा, तो 1978 ईस्वी में ये सोवियत रूस की यात्रा किए थे। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि दूसरा सप्तक के कवि का नाम क्या है। दूसरा सप्तक का प्रतिपादक जो अगे जी हैं, ये याद रखना है हमें कि सप्तक का अगर प्रश्न आए और उसमें पूछा जाए कि इसके प्रतिपादक कौन है, तो अगे जी। लेकिन इस सप्तक में जो है कई कवियों ने मतलब काम किया था।
तो दूसरे सप्तक में के कवि कौन माने जाते हैं? तो हमारे शमशेर बहादुर सिंह दूसरे सप्तक के कवि थे। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। लेकिन ये पूछा जाएगा कि दूसरा सप्तक या प्रथम सप्तक या तृतीय सप्तक के प्रतिपादक कौन थे? तो हमारे अगेय जी होंगे। तो इसको भी ध्यान में हमें रखना है। इसके बाद 10वां नंबर प्रश्न है हमारा कि कवियों के कवि किसे कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI ये प्रश्न है ऑब्जेक्टिव का कि कवियों के कवि किसे कहा जाता है। तो कवियों का कवि किसे कहा जाता है? तो शमशेर बहादुर सिंह को जो है कवियों का कवि कहा जाता है। तो बी नंबर हमारा जो है सही आंसर होगा 10वां नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न हमारा 11वां नंबर है कि प्रातः नभ कैसा था। प्रातः नभ कैसा था? तो अभी हम लोग पढ़े कि प्रातः काल का जो नभ था वो नीले शंख जैसा था। तो 11 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रातः काल का नभ जो है नीले शंख के समान था। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 12वां नंबर कि उदिता के कवि का नाम क्या था? उदिता। उदिता जो है किसकी रचना है? तो शमशेर बहादुर सिंह की रचना है, जिसका प्रकाशन ये 1980 ईस्वी में किए थे उदिता का। ये क्या था? तो इनका एक कविता संग्रह था। याद रखना है कि इनकी एक कविता थी जिसका ये प्रकाशन किए थे 1980 में। ये किसके द्वारा लिखा गया? तो शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखा गया है। तो 12वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा। ठीक, ये ध्यान में हमें रखना है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो आगे बढ़ेंगे तो हमारा 13वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि उषा का जादू कब टूटता है। उषा का जादू कब टूटता है? ऑप्शन नंबर ए सूर्योदय होने पर, ऑप्शन नंबर बी सूर्यास्त होने पर, ऑप्शन नंबर सी तारे निकलने पर, या ऑप्शन नंबर डी चांद निकलने पर। उषा का जादू कब टूटता है? तो सूर्योदय होने पर जो है उषा का जादू टूट जाता है। तभी ना अभी हम लोग पढ़े कि जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। यानी कि जो मतलब कि जादू कब टूटता है? जब सूर्योदय होगा तब जो है उषा का जादू टूटता है। यानी आकाश की नीलिमा और लालिमा दोनों जो है उस समय क्या होती है? समाप्त हो जाती है। तो 13 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न 14वां नंबर है कि प्रेम शमशेर बहादुर सिंह किसके अध्यक्ष थे? मतलब किस विद्यालय के जो है किस विश्वविद्यालय के अध्यक्ष माने जाते हैं? तो पहला है प्रेमचंद सृजन पीठ, दूसरा प्रसाद सृजन पीठ, तीसरा जो जैनेन्द्र सृजन पीठ और चौथा है शिवपूजन सहाय सृजन पीठ। तो शमशेर बहादुर सिंह जो है किस विश्वविद्यालय के जो है ये अध्यक्ष बनते हैं? तो प्रेमचंद सृजन पीठ उज्जैन के जो विश्वविद्यालय है वहां पर जो है अध्यक्ष के रूप में ये काम करते हैं। तो प्रेमचंद सृजन पीठ उज्जैन जो कि विक्रम विश्वविद्यालय वहां पे है, तो वहीं पे ये अध्यक्ष के रूप में काम करते हैं। इसके बाद 15वां नंबर प्रश्न है कि उषा को क्या कहा गया है? तो उषा को जो है क्या कहा गया है? तो जादू कहा गया है। तो 15 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। इसी तरीके से 16वां नंबर प्रश्न है हमारा कि शमशेर बहादुर सिंह ने किस विषय में ए में पूर्वार्ध किया? पूर्वार्ध मतलब कि उत्तरार्ध और पूर्वार्ध। पूर्वार्ध मतलब होता है कि जो समय कालखंड का पहला आधा भाग, उत्तरार्ध मतलब होता है कि समय कालखंड का दूसरा आधा भाग। तो अगर 2 वर्ष का एमए है तो इन्होंने क्या किया कि 1 वर्ष तक ही एमए किया था और 1 वर्ष का पढ़ाई जो उन्होंने छोड़ दिया था। तो एमए जो है किस विषय से जो है उन्होंने पूर्वार्ध रूप में किया? यानी 1 वर्ष तक जो एमए की पढ़ाई किए, तो एमए का पढ़ाई जो उन्होंने क्या किया था? अंग्रेजी विषय से किया था। जब अभी हम लोग कवि परिचय पढ़े तो मैंने आप सभी को बताया कि जो एमए किस विषय से किए थे ये ध्यान में रखना है। तो एमए जो है शमशेर बहादुर सिंह अंग्रेजी विषय से जो है किए थे। कब? 1938 ईस्वी में ये एमए कर रहे थे। तो इसका सही उत्तर 16 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी होगा। तो ये टोटल जो है हमारा 16 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था जिसको मैंने कराया। अब आप सभी लोग कमेंट में ये बताइएगा कि आपने इन 16 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को सही सही हल किया। साथ ही अभी तक मैंने जितना भी इस पाठ के बारे में बताया, कवि का परिचय पाठ को बताया और साथ में मैंने इसका ऑब्जेक्टिव बताया, तो ये भी बताइएगा कि आप सभी लोग को कैसा लगा। और साथ में अभी हम लोग आगे जो है इस पाठ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करेंगे। ऑब्जेक्टिव तो हमने कर लिया, अब इस पाठ का जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको लाइन बाय लाइन हम लोग करते चलेंगे। जिसमें पहला नंबर प्रश्न है कि प्रातः काल का नभ कैसा था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है कि प्रातः काल का नभ कैसा था। इसका उत्तर होगा कि प्रातः काल का नभ पवित्र, निर्मल और उज्जवल था। उसका रंग अत्यधिक नीला था और वह शंख जैसा प्रतीत हो रहा था। उस समय नभ देखने में ऐसा लग रहा था जैसे लिपा हुआ चौका हो। पूरब से बिखरी सूर्योदय के पहले की लालिमा के कारण नभ ऐसा लग रहा था मानो किसी ने काली सिल को लाल केसर से धो दिया हो। इसी तरह दूसरा नंबर हमारा प्रश्न है कि राख से लिपा हुआ चौका के द्वारा कवि ने क्या कहना चाहा है। राख से लिपा हुआ चौका के द्वारा कवि ने क्या कहना चाहा है। तो इसका उत्तर होगा
कि राख से लिपा हुआ चौका के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि प्रातः कालीन नभ पवित्र एवं निर्मल है। जिस प्रकार लिपने के तुरंत बाद गीले चौके और में किसी को इसलिए नहीं चलने फिरने दिया जाता है कि उसमें चौके पर में पैरों के निशान पड़ जाएंगे और वह पवित्र तथा निर्मल नहीं रह पाएगा, उसी प्रकार भोर के नभ में भी प्रातः की ओस के कारण गीलापन और वह बिल्कुल पवित्र एवं निर्मल है। तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिंब स्पष्ट करें। पंक्ति दे रहा है कि बहुत काली सील जरा सी लाल के सरसी की जैसे धुल गई हो। तो इसका उत्तर होगा कि यहाँ दो तरह का बिंब दिखाई पड़ता है। पहला जीवन का बिंब है, जिसमें सुबह चौका लिपने के बाद गृहिणी सिलवट पर मसाला पीसती और केसर पीसने के बाद सिलवट धुल जाने के बाद भी उसमें थोड़ी देर तक लाली बनी रहती है। दूसरा यह कि समस्त दिगंत सूर्य की लाली से भर गया है और जो लगता है कि बहुत काली सील जरा से लाल केसर से धुल गई हो। आकाश की थोड़ी लालिमा ऐसी लगती है जैसे जिस समय सूर्योदय की शुरुआत हो रही है। तो यह हमारा तीसरा नंबर प्रश्न का उत्तर था। इसी तरह चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है कि उषा का जादू कैसा है। इसका उत्तर होगा, यह भी वीवीआई प्रश्न है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा कि उषा का जादू आकर्षक होता है। नीले गगन में फैलती प्रथम सफेद लाल प्रातः काल की किरणें हृदय को बरबस अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है। उसका बरबस आकृष्ट करना ही जादू है। सूर्य उदित होते ही यह भव्य प्राकृतिक दृश्य सूर्य के तरुण किरणों से आहत हो जाती है, उसका सम्मोहन और प्रभाव नष्ट हो जाता है। इसी तरह पांचवा नंबर प्रश्न है कि लाल केसर और लाल खड़िया चौक किसके लिए प्रयुक्त है। लाल केसर और लाल खड़िया चौक जो है किसके लिए प्रयुक्त किया गया है। तो इसका उत्तर होगा कि लाल केसर का कि सूर्योदय के समय आकाश की लालिमा से कवि ने लाल केसर से तुलना की है। रात्रि की उन्होंने काली सिलवट से तुलना की है। काली सिलवट को लाल केसर से मलने पर सिलवट साफ हो जाता है। उसी प्रकार सूर्योदय होते ही अंधकार दूर हो जाता है एवं आकाश में लालिमा छा जाती है। लाल खड़िया चौक को कहा जा रहा है कि लाल खड़िया चौक उषा के लिए प्रयुक्त हुआ है, मतलब उषा काल के लिए प्रयुक्त हुआ है, यानी सुबह का जो प्रातः काल होता है उसके लिए प्रयुक्त हुआ है। उषा काल में हल्के अंधकार के आवरण में मन का स्वरूप ऐसा लगता है मानो किसी ने स्लेट पर लाल खड़ी या लाल खल्ली जो है घिस दी है। छठा नंबर प्रश्न कह रहा है व्याख्या करने के लिए। छठा नंबर प्रश्न में जो है दो प्रश्न दिया गया है, क और ख करके। तो छठा नंबर प्रश्न जो व्याख्या करना है उसमें क नंबर प्रश्न है कि जादू टूटता है, इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। तो इसका उत्तर होगा प्रस्तुत पंक्तियां नई कविता के कवि शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित है। कवि उषा का जादू उषा काल। यहाँ प्रस्तुत पंक्तियां जो है उषा कविता, यहाँ उषा होगा नई नहीं, यहाँ उषा आप लोग कर लीजिएगा। प्रस्तुत पंक्तियां उषा कविता के कवि शमशेर बहादुर द्वारा रचित है, ठीक। और कवि उषा का जादू उषा काल नभ की प्राकृतिक सुंदरता के रूप में वर्णन करते हैं। कवि को यह दृश्य बहुत मोहित करता है, परंतु उषा का जादू सूर्योदय होने पर टूट जाता है। जब सूर्योदय का होना कवि के लिए उषा का जादू टूटना है। सूर्योदय के पूर्व तक ही आकाश को गोद में सौंदर्य में जादू का यह खेल चलता रहता है। सूर्योदय होने पर उससे निकलते प्रकाश से सारा दृश्य बदल जाता है। यहाँ उषा के जादू जो है वो टूट जाता है। इसके बाद 6 नंबर प्रश्न का जो ख नंबर प्रश्न व्याख्या के लिए दिया है वो कहा जा रहा है कि बहुत काली सील जरा सी लाल केसर से की जैसे धुल गई हो, इसका व्याख्या करिए। इस प्रश्न का कहा जा रहा है व्याख्या करने के लिए तो प्रस्तुत पंक्तियां उषा कविता के कवि शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित है, ठीक। कवि ने प्रातःकालीन उषा के सौंदर्य में अभिभूत होकर उसे भिन्न भिन्न उपमाओं की सहायता से चित्रित किया है। कवि सौंदर्य होने से पूर्व आकाश में सूर्य की लाली छिटकते पर कहते हैं कि आकाश मानो काला पत्थर थोड़े से लाल केसर से धुल गया है। उषा कालीन आकाश के प्राकृतिक सौंदर्य का भावपूर्वक या भावपूर्ण चित्रण कवि ने बड़ा ही सहज सरल एवं सुबोध भाषा का प्रयोग किया है। कवि की मुख्य चिंता उषा कालीन प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण से है, इसलिए कवि उपमानों द्वारा बिंब की रचना करता है और इस तरह उषा का सौंदर्य और बढ़ जाता है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7वां नंबर है कि प्रातः नभ की तुलना बहुत नीला शंख से क्यों की गई है। इसका उत्तर होगा कि प्रातः नभ की तुलना बहुत नीला शंख से की गई है क्योंकि कवि के अनुसार प्रातःकालीन आकाश गहरा नीला प्रतीत हो रहा है।
वह नीले शंख के समान पवित्र और उज्जवल है। नीला शंख पवित्रता का प्रतीक है। प्रातःकालीन नभ भी पवित्रता का प्रतीक है। लोग उषा काल में सूर्य नमस्कार करते हैं। शंख का प्रयोग भी पवित्र कार्यों में होता है, अतः यह तुलना युक्ति संगत है। 8वां नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि नीले या नीले जल में किसकी गोदें हिल रही है। तो इसका उत्तर होगा कि नीले आकाश में सूर्य की प्रातःकालीन किरणें झिलमिल कर रही है, मानो नीले जल में किसी गौरांगों का गौर शरीर हिल रहा है या मचल रहा है। तो यह हमारा 8वां नंबर प्रश्न का उत्तर था। तो टोटल हमने जो है, जो इसमें पाठ्य पुस्तक में तो 10 प्रश्न दिया गया है, जिनमें से 7 और 10 प्रश्न को नहीं करना था। ये आप सब लोग खुद से बना सकते हैं, या 7 नंबर प्रश्न जो है पाठ का जो सारांश होगा वही दिया गया है। तो हमने क्या किया कि जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट था उन सारे प्रश्नों का मैंने हल करा दिया। हमने पाठ का ऑब्जेक्टिव पढ़ा, आज कवि का परिचय पढ़ा और पाठ के अर्थ को हम लोग समझे। यानी एक ही वीडियो में हमने पूरा पाठ को आज कवर कर लिया। अब आप सभी लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये पूरा पाठ आप सभी लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, और ये वीडियो आप सभी लोगों को कैसा लगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो के नए नए अपडेट जो है आप सभी लोगों तक पहले पहुंच सके। और कमेंट में ये भी बताइएगा कि आप लोग और आगे किन टॉपिक पर जो है वीडियो चाह रहे हैं, ताकि मैं आप सभी लोगों के लिए उन टॉपिक के वीडियो जो है जल्द से जल्द प्रोवाइड कर सकूं। धन्यवाद।